वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव क्लासेस। एक्टिव क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है JIB। ये बैंक के इंटरनल सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं जो भी दोस्त बैंकिंग सेक्टर में नए हैं या फिर जिनकी कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है तो उनके लिए वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने बहुत ही बेसिक से शुरुआत की हुई है जिससे सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएं। और ये वीडियो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो JIB में मॉड्यूल ए को हम कवर करेंगे। मॉड्यूल ए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम से आप सभी रूबरू होंगे। फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इंडस्ट्री को चलाने के लिए उनमें पैसे का लेन देन होता है, और इन पैसे के लेन देन के लिए एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे एक इस्टेब्लिश किया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंक, क्योंकि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो मेन रोल है वो प्ले होता है बैंकों के द्वारा। तो पहले हम जान लें कि इंडियन बैंकिंग की हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो जो पहली लिमिटेड लायबिलिटी बैंक जो इंडियन के द्वारा मैनेज की गई थी वो थी ओद कमर्शियल बैंक, जो कि 1881 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पंजाब नेशनल बैंक, जो कि 1894 में इस्टेब्लिश किया गया। इनके चलाने के लिए जो एक्ट बनी वो बनी बैंकिंग कंपनीज एक्ट, जो कि 1949 में बनी। बाद में इसको अमेंड करके अभी जो चल रही है, अभी जो सारे रूल्स रेगुलेशन बैंक को फॉलो करते हैं वो आती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा। आई होप ये दोनों टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, जो लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था उसको RBI ने टेक ओवर कर लिया इन 1955 में, और उसको नया नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें 7 एसोसिएट बैंक भी इसको इंक्लूड किया गया 1959 में। आई होप ये तो बहुत ही इजी पॉइंट थे मेमोराइज करने वाले, तो आप लोग को सभी को क्लियर हो गए होंगे। फिर 19 जुलाई 1969 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस निकाला और 14 मेजर बैंक जो थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज आप समझ रहे हैं, नेशनलाइज होता क्या है? जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक 51% से ज़्यादा होता है, उन बैंकों को नेशनलाइज बैंक बोला जाता है, जिसमें गवर्नमेंट अपना पैसा इन्फ्यूज़ करती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नेशनलाइज बैंक, जिसमें वो अपना ऑनरशिप 51% या 51% से अधिक बढ़ाती है। उसके बाद फिर ये नेशनलाइजेशन प्रोसेस चालू हुआ। नेशनलाइजेशन प्रोसेस जो चालू हुआ था वो इंदिरा गांधी के राज्य में चालू हुआ था, जो फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ था। सेकेंड नेशनलाइजेशन जो हुआ वो हुआ 15 अप्रैल 1918 को, जिसमें 6 मोर कमर्शियल बैंक जो थे उनको फिर से नेशनलाइज किया गया। तो पहले फेज़ में 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया 19 जुलाई 1969, और नेक्स्ट 15 अप्रैल 1918 को 6 बैंक और जो थे उनको भी नेशनलाइज किया गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनकी रोल होती है, तो ये हम देखते हैं। पहला जो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक सारे देशों में एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे हमारे यहाँ RBI है, वो उसका काम होता है सभी बैंकों को मॉनिटर करना। वो सभी बैंकों का बैंक है, जिसको आप कह सकते हैं कि जैसे अगर हम लोग घर में होते हैं, हमारे गार्जियन होते हैं, हमारे सारे एक्टिविटी को वॉच करते हैं, देखते हैं कि जो हमारे गार्जियन होते हैं कि हमसे प्रॉपर काम हो रहा है, जो भी चीज़ें हमको दी गई हैं वो हम कर रहे हैं। तो इसी तरह से सारे बैंकों को देखरेख करने के लिए सेंट्रल बैंक बनाया जाता है, और हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट होता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल से आप लोग को ऐसे ही क्लियर है कि कमर्शियल मतलब एक बिजनेस पर्पज़ से, ठीक। तो बिजनेस पर्पज़ से जो बैंक अपने प्रॉफिट दूसरे को बूस्ट करने के लिए, कंपनीज़ को बूस्ट करने के लिए, कंपनीज़ के प्रॉफिट के लिए, इस तरह के जो भी अपने थीम लेके चलते हैं उनको बोलते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में 3 तरह के बैंक होते हैं: पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक।
हमने देखा पब्लिक सेक्टर बैंक, जो भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं जिनमें गवर्नमेंट का स्टेक है, पब्लिक का पैसा लगा है, गवर्नमेंट स्टेक मतलब पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, वो हो जाएंगे पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक, जिसको हम लोग PSU भी कहते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक से आप लोग को नाम से ही क्लियर है कि जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी पैसा नहीं लगा होगा, जिसमें प्राइवेट एंटिटी आए हुए हैं और उन्होंने एक बैंक की स्थापना की है। लाइसेंस, इसका भी लाइसेंस जो होता है वो RBI के द्वारा ही मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी प्राइवेट होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इन बैंक को बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिनका खुद एक इंडिविजुअल का पैसा लगा हुआ है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का पैसा लगा हुआ है। फॉरेन बैंक, जो बैंक हमारे यहाँ रजिस्टर हुए हैं लेकिन जो उनकी हेडक्वार्टर है या जो भी वो पेरेंटल उनकी बैंक है वो फॉरेन में रन कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन बैंक, जो हमारे बैंक इंडिया के नहीं हैं। थर्ड जो बैंक होते हैं वो होते हैं डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक जैसे देखेंगे IFCI और SFC, मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो इनका क्या रोल होता है डेवलपमेंट बैंक का, ये पार्टिकुलरली किसी भी एक फील्ड में या फिर आप कह सकते हैं किसी भी एक चीज़ को डेवलपमेंट के लिए इनको लगाया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इनके इसका जो रोल रहता है वो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए रहता है। ये मेनली प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है और ये डेवलपमेंट पर्पस वर्क करता है। फोर्थ जो हमारा बैंक है वो है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेशन, आप लोग को नाम से क्लियर होगा। कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसे लोगों का कोऑपरेशन से शुरुआत होता है और जो कोऑपरेशन बनती है वो सोसाइटी एक इस्टेब्लिश होती है। उसी सोसाइटी के अंदर उनकी एक रूल्स रेगुलेशन लिखे जाते हैं कि किस पर्पस से वो क्यों अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, ठीक, अपने ग्रुप ऑफ पीपल के वेलफेयर के लिए एक काम करना चाहते हैं। उसमें उनको पैसे का लेन देन करना रहता है, डिपॉजिट करना रहता है, तो वो एक बैंक की लाइसेंस ले लेते हैं और इनको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। इसमें भी 3 तरह के कोऑपरेटिव बैंक है, प्राइमरी कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव और स्टेट कोऑपरेटिव। प्राइमरी कोऑपरेटिव जो होते हैं वो आपके स्टेट और स्टेट के बाहर भी रन करते हैं। सेंट्रल कोऑपरेटिव भी स्टेट और स्टेट के बाहर, और जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो एक पार्टिकुलर स्टेट में ही रन करते हैं। और लास्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड बैंक, जैसे एक्सिम बैंक, SIDBI और NABARD, ये टाइप्स हैं आपके स्पेशलाइज्ड बैंक के। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये केवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक फैसिलिटी को बूस्ट करता है, उनको कैटर करता है। SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक तरफ से डेवलपमेंट बैंक ही है, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड बैंक इसको हम लोग इसलिए बोल सकते हैं कि एक पार्टिकुलर चीज़ पर ये फोकस करता है, इंडस्ट्रीज़ पर। NABARD आप लोग को सभी मालूम होगा, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी और रूरल एरिया में डेवलपमेंट का काम करता है। प्राइवेट बैंक क्या होता है, एक कंपनी के रजिस्टर होता है एज अ कंपनी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी विथ प्राइवेट एंटिटी और ग्रुप ऑफ पीपल्स, इंडिविजुअल्स। क्लियर। कोऑपरेटिव बैंक अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, एक ग्रुप जिसका इंटरेस्ट कॉमन हो, वो एक सोसाइटी फॉर्म करता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, और वो अगर अपने आप को बैंकिंग बिजनेस में इंगेज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। आई होप आप लोगों को सभी को कोऑपरेटिव बैंक समझ में आ गया होगा। कोऑपरेटिव बैंक होता क्या है, अगर एक ग्रुप है जिसका इंटरेस्ट कॉमन है, कोई अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अगर यूज़ कर रहा है, तो वो कुछ ग्रुप एक साथ आते हैं, और अगर वो बैंकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगते हैं तो वो RBI से लाइसेंस लेते हैं और उनको बोलते हैं हम लोग कोऑपरेटिव बैंक। और जो कोई भी कोऑपरेटिव बैंक होगा वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द स्टेट एक्ट के अंडर वो परफॉर्म करता है अपना फंक्शन। और अगर वो बैंकिंग में, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग में आ गया, कोऑपरेटिव बैंक खोला है, तो वो सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना उसके लिए मस्ट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांसेस। एडवांसेस क्या होते हैं, एडवांस जो होते हैं वो लोन से डिफ़र होते हैं, क्योंकि लोन जो होता है वो लॉन्गर पीरियड के लिए दिया जाता है, लेकिन एडवांस जो होते हैं मेनली शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाते हैं, और इसमें बैंकों के बहुत ही
ज़्यादा प्रॉफिट रहती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म आप लोगों को सही मालूम है कि लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन करना, लोन कैसा चलेगा, जो जिसने लोन लिया है, जिस कस्टमर ने, उसकी जो सिचुएशन है वही आगे भी रहेगी, ये सब प्रेडिक्शन कर पाना बहुत ही टफ होता है बैंक के लिए। तो जो बैंक होती है मेनली एडवांस पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये मेनली 5 साल 7 साल ऐसे कुछ लोन होते हैं, और इनमें शॉर्ट टर्म लोन में आपको लोन डूबने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और जो एडवांस होते हैं वो मेनली डे टू डे एक्टिविटी के पर्पज़ से दिए जाते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हम लोग एक बेसिक आइडिया समझ लेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होता क्या है। और ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल जो होता है वो मेन जो रेपुटेड कंपनी उनके लिए यूज़ होता है। कोई भी बैंक उन्हीं लोग को प्रेफर करता है जो कि अच्छे से इस्टेब्लिश्ड हैं, जिनका मार्केट में एक नाम है, जिनकी एक ब्रांड वैल्यू है। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होता क्या है, अगर हम लोग एक एग्जांपल समझेंगे कि मानिए 2 लोग हैं, एक सेलर है और एक बायर है। तो बायर के पास भी पैसे नहीं है और सेलर के पास भी गुड्स पड़ा हुआ है। तो बायर क्या कहता है कि उसको कहता है कि आप हमको उधार अपने सामान दे दीजिए, हम आपको कुछ टाइम बाद लेट से 90 डेज़ में आपको मैं पैसा दे दूँगा। तो सेलर को अभी गुड्स पड़ा हुआ है, उसको भी पैसे की अर्जेंसी नहीं थी, तो उसने क्या किया, बायर को सामान दे दिया। लेकिन क्या हुआ कि 10 से 15 दिन बाद ही सेलर को पैसे की बहुत आवश्यकता हो गई, उसको बिजनेस रन करने में या कुछ नए उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसके लिए उसको पैसे की आवश्यकता हो गई। तो उसने तो बायर को 90 डेज़ का टाइम दिया है और उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बायर से साइन करा लिया था। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है कि मैंने अगर आपको सामान दिया तो आप कितने दिन में हमको पैसा देंगे। 2 तरह के इसमें बिल आ जाते हैं, यूसेंस बिल और डिमांड बिल। यूसेंस बिल होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, कितने टाइम पर, डिमांड बिल रहता है जिसमें टाइम मेंशन नहीं रहता है, वो डिमांड के ऊपर आपका होता है कि जब आप चाहें उससे बाहर से पैसा मांग सकते हैं, कोई पर्टिकुलर डेट उसमें मेंशन नहीं होता है। तो इसमें क्या था कि सेलर ने बायर को अपना पैसा दिया हुआ था, बायर को सामान दिया हुआ था, उसको पैसा लेना था, लेकिन किसी कारणवश उसको पैसे की बहुत आवश्यकता हो गई। तो वो बैंक को अप्रोच करेगा और वो अपना बिल दिखाएगा कि मैंने इस बायर को सामान बेचा हुआ है और मेरा पैसा आने वाला है, तो आप ये बिल को डिस्काउंट कर दीजिए। तो यहाँ डिस्काउंटिंग जो टर्म आता है, बैंक क्या करती है कि उस बिल को एक्सेप्ट कर लेती है और उस पर कुछ इंटरेस्ट अपना चार्जेस लगाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग रेट। इसी वजह से इसका नाम जो आया वो आया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्लियर है आप लोगों को। और वो फिर बैंक सेलर को पैसे अपनी दे देती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC। NBFC क्या होते हैं? NBFC एक कंपनी होते हैं जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर होते हैं, और इनके जो प्रिंसिपल बिजनेस होते हैं वो लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट होते हैं शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर और सिक्योरिटीज़ में। जो प्रिंसिपल बिजनेस होता है वो उसका NBFC का यही है। हायर परचेज, इंश्योरेंस, चिप बिजनेस ये करते हैं। और इनका जो बिज़नेस होता है वो एक कोई स्कीम के अंडर डिपॉजिट को लमसम या इंस्टॉलमेंट में पैसे को लेना और उसको यूज़ करना, और फिर उस स्कीम के अंडर वो जितने कमिटमेंट करते हैं रिटर्न करने के लिए 5 साल 10 साल बाद अपना उसको कस्टमर को वापस करना, ये उनका प्रिंसिपल बिजनेस होता है। और इसमें एक चीज़ और है कि जो NBFC होती है वो ऐसी कोई भी बिज़नेस नहीं करेगी जिसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, ट्रेडिंग और सेल परचेज हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी आप लोगों को सभी को मालूम है, जैसे कार, व्हीकल लोन में वो नहीं करेगी। ठीक, तो ये होता है NBFC का बिज़नेस जो कि वो नहीं कर सकती है। और हमारे कंट्री में जो भी NBFC की एसेट साइज 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए से अधिक है उनके लास्ट बैलेंस शीट के हिसाब से, तो वो हमारे देश के लिए सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट NBFC कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने देखा
जब हमने टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ रहा था तो पहला जो आया था वो था सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर। तो अभी आइए उसके बारे में एक और थोड़ा डिटेल में हम लोग जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर जो मिला हुआ है वो मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये पॉइंट आप लोग याद करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जितने भी वो जो भी फंक्शन करती हैं उनके जो पावर हैं वो इन्हीं एक्ट के अंडर मिला हुआ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होता क्या है, कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। ये एक स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑनरशिप। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होते हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं। जो आरबीआई का कंट्रोल होता है वो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो भी आरबीआई का कंट्रोल होता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर वो जो भी फंक्शन करने रहते हैं वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा पास किए जाते हैं, जिसमें कौन कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर्स होते हैं और 15 डायरेक्टर जो होते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। वो सेंट्रल बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं और वो डिसीजन लेते हैं और वो आगे फॉलो किया जाता है। जो बैंक है उसकी डिफिनीशन जो मिलती है वो मिलती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। बैंकिंग को डिफाइन किया गया है कि बैंकिंग होते क्या हैं। फिर आरबीआई जो होता है वो सारे नोट्स को प्रिंट कर सकता है एक्सेप्ट 1 रुपीज़ नोट को और कॉइन्स को। 1 रुपीज़ नोट और कॉइन केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही प्रिंट कर सकता है और बाकी सारे नोट जो होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऑथोराइज़ किए गए हैं कि वो सारे करेंसी प्रिंट कर सकता है 5 रुपीज़ से लेके 10,000 रुपीज़ तक के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हम लोग मेन फंक्शन देखेंगे। अभी हमने डिस्कस किया था कि ये गार्जियन ऑफ बैंकर्स हैं और ये गवर्नमेंट का भी बैंक है। अगर सरकार को कभी किसी स्टेज में पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बैंकों को अप्रोच नहीं करता है, वो सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच करता है और वहाँ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार को फंड मैनेज करती है। तो ये गवर्नमेंट बैंक भी हो गया, गवर्नमेंट बैंक। नेक्स्ट बैंकिंग सुपरविज़न, बैंकों को सुपरवाइज करता है, बैंकों को इंस्ट्रक्शन देता है, बैंकों को रूल्स रेगुलेशन सेट करता है। फिर थर्ड जो इसका मेन फंक्शन है वो फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करता है। जो भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कैसे हेल्थी रखना है, उसमें कैसे नए नए चेंजमेंट लाना है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देखता है। फोर्थ जो है वो एग्रीकल्चरल क्रेडिट, नबार्ड अपने अभी ऊपर पड़ा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि 1981 में हुआ था, उसको भी मॉनिटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। एक्सिम बैंक को भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो हमने देखा उसको भी मॉनिटर करता है। DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या होते हैं, ये होते हैं अगर कोई सारे कस्टमर जो होते हैं जो भी पैसे जमा करते हैं तो उन पर इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करता है वो DICGC प्रोवाइड करता है, क्योंकि पहले 1 लाख था, अब बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। तो अगर कभी कुछ भी होता है तो 5 लाख रुपए का अगर मानिए किसी कस्टमर ने 3 लाख रुपए रखा है तो उसकी इंश्योरेंस कवर होती है 5 लाख तक। और जब वो आएगा कुछ अगर कोई घटना वो बैंक अगर डूब जाती है तो वो अगर आता है अप्रोच करता है तो DICGC उसको 3 लाख रुपए उसको रिटर्न कर देगी। लेकिन अगर किसी ने 10 लाख रुपए भी रखा हुआ है तो उसको कितने मिलेंगे, 5 लाख ही मिलेंगे। तो जो अभी इंश्योरेंस कवर होता है वो 5 लाख रुपए तक होता है। एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है, फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, जो भी हमारे ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं बिजनेस के, वो जो जिनकी डील फॉरेन में होती है तो उनको क्या करना रहता है फॉरेन एक्सचेंज में। क्योंकि अगर हम यहाँ से अगर अमेरिका में अगर हम लोग सामान, कोई भी अगर ट्रेडर है सामान खरीद रहा है तो उसको रुपीज़ में ना देकर उसको डॉलर में पैसा देना होता है। तो वो क्या होता है कि उसको अपने रुपीज़ को एक्सचेंज कराना होता है। और अगर फॉरेन का कोई एंटिटी है वो यहाँ से सामान ले रहा है तो वो अपने जो उसकी रुपीज़ है और उसकी जो करेंसी होगी उसमें ना देकर उसको इंडियन रुपीज़ में एक्सचेंज कराना होगा। तो ये सारे जो प्लेयर्स होते हैं एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज जो डिपार्टमेंट होती है जो मनी की एक्सचेंज देखती है तो उसको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मॉनिटर करता है। और इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज में जो डील करते हैं जिनको ऑथराइज़ किया गया है, जिसमें बैंक और प्राइवेट एंटिटी भी आते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड डीलर, जो कि फॉरेन एक्सचेंज में
अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं। और उनके लिए जो नियम बनाई गई है फॉरेन एक्सचेंज में, उनको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। क्लियर? जो पहला फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अभी जो था, उसका पहले जो नाम था वो था FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि बाद में चेंज होकर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हुआ। नेक्स्ट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविज़न भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविज़न सेटअप किया, जिसका काम रहता है कि सारे फाइनेंशियल सिस्टम को मॉनिटर करना, उसको देखना कि सारे प्रॉपर वे में फंक्शन कर रहे हैं। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे, और इसके फुल टाइम वाइस चेयरमैन इसमें रहते हैं, और एक 6 मेंबर की कमेटी इसको सुपरवाइज़ करती है, इसको लीड करती है। आई होप कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे मॉड्यूल ए में ही मॉनिटरिंग सिस्टम को हम लोग कवर करेंगे। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।